अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने 11 जगहों का नाम चेंज कर दिया था, चाइनीज नेम रख दिया था और अरुणाचल प्रदेश को डिक्लेयर कर दिया था साउथ तिब्बत। रोज सुबह उठता है, बोलता है कि जी ये हिस्सा मेरा, ये मेरे को बिलोंग करता है, तो उसको ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ जिससे वो बॉर्डर लगता हो और उसका बॉर्डर डिस्प्यूट ना चल रहा हो। G20 ऑर्गेनाइज करा रहा है इंडिया जो राइज कर रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज को लीड करने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना उस चीज से कंफर्टेबल नहीं है और कहीं ना कहीं उसकी इस मैप के थ्रू उसकी इनसिक्योरिटी देखने को मिल जाती है हमें। ग्लोबल स्टेजेस पे आप वो एक इंडिया की सोवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं ओवर द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओवर द रीजन ऑफ अक्साई चिन। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास ये है कि यार कोई क्लियर डिमार्केशन हमारे पास है नहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों कंट्रीज अब तक इस एग्रीमेंट पे पहुंच ही नहीं पाई हैं कि आखिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या, कौन सी लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जा सकता है। एस्पिरेंट्स, चहल एकेडमी के इन डेप्थ करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को 360 डिग्री कवर करते हैं, जिससे आप एग्जाम में किसी भी डायमेंशन में किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर कोई क्वेश्चन फेस करते हैं तो आप उसे आंसर कर पाएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि आप इस इनिशिएटिव से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक पर्टिकुलर क्लैरिटी मिल जाए। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग चाइनाज न्यू मैप एंड इंडिया के साथ चाइना के क्या क्या बॉर्डर इश्यूज हैं, राइट। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस कि हमें आज के इस वीडियो में किन किन डायमेंशंस को डिस्कस करना है, किन किन पर्सपेक्टिव्स को कवर करना है। सबसे पहले व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ चाइना थ्रू न्यू मैप। जो अभी 2023 में कुछ दिन पहले चाइना ने अपना एक न्यू स्ट्रेटेजिक मैप रिलीज किया है, जिसमें वो इंडिया के कुछ पार्ट्स को टेरिटरीली क्लेम कर रहा है कि वो दैट पार्ट बिलोंग टू चाइना। उन्हें हम डिस्कस करते हैं किन किन पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है वो, क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स आर नॉट अ न्यू थिंग। सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमें कंटिन्यूअसली एक टसल देखने को मिलती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उन डिस्प्यूट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर है जिसे हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है और आज की डेट में पूरे अरुणाचल को चाइना साउथ तिब्बत की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है या फिर उसे साउथ तिब्बत क्यों डिक्लेयर किया है उसने, उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट, ये जो सेकंड लास्ट ऑफ कोर्स इंप्लीकेशंस हैं चाइना के न्यू मैप की। ये जो चाइना ने न्यू मैप रिलीज किया है ये इंडिया को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, जियोपॉलिटिकली कैसे इंपैक्ट करेगा। लास्ट में इंडिया इस मैप में जो टेरिटोरियल क्लेम किए गए हैं उनको टैकल करने के लिए क्या क्या कर सकता है और इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, इन चीजों को भी हमें डिस्कस करना है आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको करंट बाउंड्रीज देखनी है। अगर आप करंट बाउंड्रीज देख पाएंगे तो फिर वो जो मैप के अंदर जो चेंजेस दिख रहे हैं उन्हें शायद आप ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाए। यहां कुछ रीजन्स देखने को मिल रहे हैं आपको। ये जो रीजन है आपके पास, दिस वन, ये बेसिकली सक्सकाम वैली है। 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को ये हैंडओवर कर दिया था जस्ट आफ्टर द 1962 वॉर। ये वाला पार्ट जो मुझे देखने को मिल रहा है, दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर व्हिच इज बीइंग क्लेम्ड बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो पार्ट है दिस इज अक्साई चिन व्हिच इज एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना लेकिन क्लेम्ड बाय इंडिया एज वेल। ये हम अपना पार्ट मानते हैं लेकिन 1962 वॉर के बाद चाइना ने ये अपने अंडर ले लिया था। ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एलएसी। इवन दिस इज मैकमोहन लाइन वाले थ्रू आउट जो बॉर्डर चलता हुआ दिखता है मुझे उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली इसको हम बोल देते हैं मैकमोहन लाइन। द पर्टिकुलर नेम ऑफ अरुणाचल बॉर्डर इज मैकमोहन लाइन। इधर आप देखते हैं तो यहां आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक ये छोटा सा पॉइंट जो देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं चुंबी वैली। चुंबी वैली इज वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ये जो पार्ट दिख रहा है भूटान के ऊपर, दिस इज द डोकलाम रीजन। यहां भी हमें 2017 में इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूट, एक स्टैंड ऑफ होता हुआ दिखा था। एंड ये पूरी लाइन जो मैकमोहन लाइन है, ये जो पूरा डिस्प्यूट है, जो एक मेजर डिस्प्यूट आज की डेट में मुझे दिखता है मैकमोहन लाइन के अराउंड, अरुणाचल के अराउंड, उसको भी हमें डिस्कस करना है। और इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये डिस्प्यूट आया, क्या हम सही हैं, हम गलत हैं। अगर लॉजिकली ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो चाइना कितना क्लेम कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, क्या उसे क्लेम गलत है, उन चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये है चाइना का न्यू मैप। चाइना ने जो अपना न्यू मैप रिलीज किया है, इसमें अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ये चाइना ने अपने अंदर क्लेम कर लिया है। ये जो पार्ट है दिस इज अक्साई चिन एज वेल एज पार्ट ऑफ लद्दाख विच इंक्लूड्स सकसगाम वैली, विच इंक्लूड्स सियाचिन ग्लेशियर। इन सब को भी कौन क्लेम कर रहा है, चाइना खुद क्लेम कर रहा है। अदर देन दैट, यहां जो आपको चुंबी वैली वाला रीजन देखने को मिल रहा था एट दी जंक्शन, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया भूटान एंड नेपाल, इंडिया भूटान एंड चाइना, वो भी चाइना खुद क्लेम कर रहा है। इसकी तो हमें काफी हद तक ये देखने को मिला है कि चाइना के जो टेरिटोरियल क्लेम है
वो इंडिया की सोवरेनिटी के लिए एक मेजर क्वेश्चन है। ग्लोबल स्टेजेस पे आप वो एक इंडिया की सोवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं ओवर द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओवर द रीजन ऑफ अक्साई चिन, ओवर द रीजन ऑफ चुंबी वैली, ओवर द रीजन ऑफ भूटान की सोवरेनिटी को, ओवर द रीजन ऑफ डोकलाम। आगे बढ़ते हैं, दिस इज क्लियर। ये चाइना के न्यू मैप किस तरीके से फॉल्स क्लेम्स बेसिकली मांग रहा है, फॉल्सली क्लेम कर रहा है अपनी टेरिटरी को, एक टेरिटोरियल असर्शन प्रोवाइड कर रहा है थ्रू इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे वो ग्लोबली ये प्रूव कर पाए कि दिस पार्ट बिलोंग्स टू चाइना। ऐसे मैप्स रिलीज करके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश है चाइना की इंडिया के ऊपर। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो चाइना के न्यू मैप में क्लेम क्या क्या है और ये न्यू मैप आखिर है क्या। अगर इस चीज को देखा जाए तो चाइना का जब मुझे न्यू मैप देखता है, ये 2023 में 2023 वाला एडिशन उन्होंने रिलीज किया है, जिसको वो बोलते हैं स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना रिलीज किया है उन्होंने यहां, और ये हर साल रिलीज करते हैं, राइट। अब इससे मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एस जयशंकर जी का डायलॉग है, एस जयशंकर जी का बयान आया था, स्टेटमेंट आया था जब लास्ट टाइम इन्होंने कुछ ऐसा किया था कि ये जो हरकतें हैं चाइना की, दीज आर दी एब्सर्ड इवेंट्स एंड दीज आर दी एब्सर्ड एक्शंस, इन्हें एब्सर्ड एक्शंस की तरह ही इग्नोर कर देना चाहिए। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसे एक्शंस बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इंडिया का स्टैंड मुझे क्लियरली दिख जाता है कि इंडिया बिल्कुल भी इन चीजों से एग्री नहीं करता, और अगर चाइना को ऐसा लगता है कि दैट इट कैन सप्रेस इंडिया साइकोलॉजिकली और ऑन द ग्लोबल स्टेज थ्रू सच एक्शंस, तो वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया इज ग्रोइंग एंड इंडिया विल कीप ऑन ग्रोइंग। दूसरी चीज, इस मैप के अंदर किन किन को क्लेम कर रहा है? वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है और अक्साई चिन रीजन को क्लेम कर रहा है। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो पूरा रीजन मुझे देखने को मिल रहा है इसको भी क्लेम कर लिया है, और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है इसको भी क्लेम कर लिया है। तो काफी हद तक हमारी सोवरेनिटी, हमारे पार्ट को अपना पार्ट बताया गया है उनके मैप में। आगे मैं देखता हूं, इसके अलावा अगर हम अपनी बात करें, दिस वाज जस्ट द अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश वाज द अबाउट इंडिया, लेकिन साउथ चाइना सी में भी कंटिन्यूस डिस्प्यूट रहती है उसकी बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। तो वहां भी उसने अपने मैप में किया है एक 9 डैश लाइन जो पर्सपेक्टिव है, उसने उसके थ्रू उसने 90% ऑफ द साउथ चाइना सी को क्लेम किया है, राइट। मतलब साउथ चाइना सी के अंदर जो 90% रीजन है वो किसका पार्ट होना चाहिए, वो किसके कंट्रोल में होना चाहिए? वो चाइना के कंट्रोल में होना चाहिए। चाइना को ऐसा लगता है, अपना मैप के थ्रू वो यही दिखाना चाहता है। इसके अलावा उसने एक 10th डैश लाइन भी दिखाई है जिसके थ्रू वो ताइवान की टेरिटरी को भी क्लेम कर रहा है। 9 डैश लाइन का कंसेप्ट आपने पहले भी सुना था, इनिशियली इट वाज 11 डैश लाइन, लेकिन 2 डैश लाइन जो है उसने वो वियतनाम वाले पर्सपेक्टिव को साइड लाइन कर दिया था, उसके बाद वो 9 डैश लाइन पे चलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस बार उसने एक 10th डैश लाइन भी दिखाई है, जो जिससे वो ताइवान के ऊपर भी अपनी टेरिटरी को क्लेम कर सके। मतलब ताइवान की टेरिटरी बिलोंग्स टू चाइना। वो वन चाइना पॉलिसी जो होती है उसमें यही बोला गया है कि ताइवान इज नॉट अ डिफरेंट कंट्री, इट्स जस्ट द ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू चाइना। चाइना का ये मानना है, और वो पूरी तरीके से इट्स नॉट जस्ट द सुजरेनिटी बट द सोवरेनिटी ऑफ चाइना ओवर ताइवान। तो ये सुजरेनिटी और सोवरेनिटी का इशू, और कहीं ना कहीं ये क्लेम्स ताइवान के ऊपर चाइनीज सोवरेनिटी की बात करते हैं, जो ताइवान को भी एक्सेप्टेड नहीं है। और ये 9 डैश लाइन का जो पर्सपेक्टिव है ये बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी एक्सेप्टेड नहीं है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो थाईलैंड हो। तो मल्टीपल कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं जो चाइना के इस मैप से दुखी हैं और काफी ओपनली क्रिटिसाइज भी कर चुकी हैं। कुछ ही महीने पहले, ऐसा नहीं है कि चाइना की रिकरिंग हरकतें हैं, ये एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, रोज सुबह उठता है बोलता है कि जी ये हिस्सा मेरा, ये मेरे को बिलोंग करता है, तो उसको ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ जिससे वो बॉर्डर लगता हो और उसका बॉर्डर डिस्प्यूट ना चल रहा हो। उससे मुझे पता चल जाता है चाइना का स्टैंड के, इसका एक्सपेंशनिस्ट स्टैंड जो है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है, वो ऑफकोर्स इंडिया के साथ बॉर्डर लग रहा है तो हमेशा टसल तो क्रिएट करेगी या प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी ही करेगी। इसी बेसिस पे उसने कुछ महीने पहले क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने 11 जगहों का नाम चेंज कर दिया था, चाइनीज नेम रख दिया था, और अरुणाचल प्रदेश को डिक्लेयर कर दिया था साउथ तिब्बत। तो कहीं ना कहीं मुझे यह भी देखने को मिल रहा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब चाइना ऐसा कर रहा है। तो चाइना की एक रिकरिंग हैबिट है कि जो पीस एंड नेगोशिएशंस की बात चल रही है उसे किसी भी तरीके से रोका जा सके। इंडिया की जो राइजिंग इमेज है, G20 ऑर्गेनाइज करा रहा है इंडिया जो राइज कर रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज को लीड करने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना उस चीज से कंफर्टेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं उसकी इस मैप के थ्रू उसकी इनसिक्योरिटी देखने को मिल जाती है हमें। साउथ चाइना सी की मैं बात कर रहा हूं, साउथ चाइना सी की मैं बात करता हूं आगे, और तो आपको देखने को मिलता है कि मैंने 9 डैश लाइन की बात करी, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, इन 9 लाइन को हम बोलते हैं 9 डैश लाइन। और इसके अंदर जो भी रीजन आ रहा है वो चाइना बोलता है कि दिस बिलोंग्स टू मी,
दिस द टेरिटरी ऑफ चाइना, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है किसके? चाइना के, अकॉर्डिंग टू चाइना। अब मैंने 10th डैश लाइन की बात की, इसने एक और 10th डैश लाइन जोड़ दिया है यहां, जिससे वो क्या बोल रहा है, ये ताइवान भी किसका हिस्सा है? ये ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है। और चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ कोई नया नहीं है, पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा राइज हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई थी बीच में, यूएस का भी इंटरफेरेंस देखने को मिला था, तो दिस नॉट अ न्यू इशू। लेकिन इससे और ज्यादा अपना टेरिटोरियल असर्शन करने के लिए चाइना का कहीं ना कहीं ये मैप यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है, दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज चाइना। आगे बढ़ते हैं। अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया की, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, व्हाट आर द मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना? चाइना के साथ आखिर मेजर डिस्प्यूट्स हैं क्या? सबसे पहले तो ये देख लो जी, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया और चाइना। 3488 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में शेयर होता है, और बहुत छोटा बॉर्डर नहीं, बहुत बड़ा बॉर्डर है ये हमारे बीच में, हमारे और चाइना के बीच में। इसमें से दो एरिया जो डिस्प्यूट के जो दो एरिया हैं वो मेन है हमारे पास, एक तो अक्साई चिन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। मैं वापस मैप दिखा देता हूं आपको एक बार। ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन, दिस रीजन इज ऑफ कंफ्लिक्ट एंड दिस रीजन इज ऑफ कंफ्लिक्ट। ये जो दो रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये मेजर डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में, राइट? अब इसमें यह बोला जाता है कि अक्साई चिन वाला रीजन है, चाइना बोलता है, जो चाइना का साउथ वेस्टर्न टेरिटरी है, जिसे हम जिंजियांग रीजन बोलते हैं, कि जी अक्साई चिन कुछ नहीं है, अक्साई चिन इज द पार्ट ऑफ जिंजियांग रीजन, इट बिलोंग्स टू चाइना। कल्चरली भी आप देखोगे तो वहां बुद्धिज्म है, वो चाइना को बिलोंग करना चाहिए, वो इंडिया का पार्ट कभी था ही नहीं। तो अक्साई चिन को चाइना कंटिन्यूअसली क्लेम करता है। अरुणाचल प्रदेश को वो बोलता है दिस इज नॉट, अरुणाचल प्रदेश इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज द पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। अगर साउथ तिब्बत का पार्ट है तो तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, तो अरुणाचल भी किसका पार्ट होना चाहिए? तिब्बत का पार्ट होना चाहिए, चाइना का पार्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें जो मेजर डिस्प्यूट देखने को मिल रही है वो अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, बेसिकली अलोंग दी लद्दाख जो वेस्टर्न सेक्टर है एंड द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास यह है कि यार कोई क्लियर डिमार्केशन हमारे पास है नहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों कंट्रीज अब तक इस एग्रीमेंट पे पहुंच ही नहीं पाई हैं कि आखिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या, कौन सी लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जा सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एग्जिस्टेंस हुआ था, मतलब इसका ओरिजिन हुआ है, कब बनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद। देखो 20 अक्टूबर के अराउंड 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर यूनिलेटरली अटैक किया। कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि हमारे ऊपर ऐसा अटैक कर सकता है चाइना। हिंदी चीनी भाई भाई वाले जोन में थे हम, उसी में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, आइडियलिस्टिक पीपल। उसके बाद यूनिलेटरली उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, अक्साई चिन उन्होंने एनेक्स कर लिया, लेकिन अरुणाचल वाले बॉर्डर से वो पूरा पीछे चले गए टू द प्री वॉर पोजीशन। लेकिन कभी भी उन्होंने अपना क्लेम नहीं मांगना बंद नहीं करा अरुणाचल के ऊपर से। तो आज भी जो एलएसी है वो पूरी तरीके से एग्रीमेंट है नहीं दोनों कंट्रीज के बीच में कि एग्जैक्टली एलएसी होनी क्या चाहिए, दोनों कंट्रीज का एग्जैक्ट बॉर्डर है क्या। अब देखा जाए तो इस बॉर्डर को, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वेस्टर्न सेक्टर दैट इज लद्दाख, मिडिल सेक्टर दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, एंड द ईस्टर्न सेक्टर विच इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। मैप में देखेंगे इस चीज को, तो ये जो मुझे सेक्टर देखने को मिल रहा है, दिस पर्टिकुलर रीजन, ये जो रीजन है इसको मैं बोल रहा हूं क्या? दिस रीजन इज वेस्टर्न सेक्टर, राइट। ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है मुझे उत्तराखंड और हिमाचल वाला, दिस इज मिडिल सेक्टर। ये सिक्किम वाला पार्ट एंड अरुणाचल वाला पार्ट, दिस इज द ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर में डिवाइडेड है। इस पर्टिकुलर लाइन को जो अरुणाचल के अराउंड चल रही है, इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये आज की डेट में एक मेजर इशू है, चाइना इसे कंसीडर नहीं करता। चाइना इसे बोलता है कि दिस इज नॉट अ ट्रू लाइन, आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर बॉर्डर। ऑफ कोर्स इंडिया डू एग्जिस्ट, डू बिलीव दैट दिस, यही बॉर्डर रहना चाहिए जो ब्रिटिश इंडिया ने साइन की थी ट्रीटी, उसके बारे में बात करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अब तक इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन से सेटलमेंट मैकेनिज्म चलाए गए हैं, क्या क्या किया है दोनों कंट्रीज ने जिससे कि ये सब इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। पहले तो प्री इंडिपेंडेंस की मैं बात करता हूं, तो एक कन्वेंशन है, सिमला कन्वेंशन ऑफ 1914, जो ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज की डेट में ताइवान है, उनके बीच में साइन हुआ था। ऑफकोर्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था इसे। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे जब मैकमोहन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इनिशिएटिव ये था। सेकंड, पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954। देखो
पंचशील एग्रीमेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, 5 प्रिंसिपल हैं कि किस तरीके से आपको चलना चाहिए। उसके अंदर क्लियरली मेंशन है रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर, मतलब मुझे उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का ख्याल रखना है, उसे मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का ख्याल रखना है। 1954 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, 1962 में इसकी धज्जियां उड़ा दी गई बाई चाइना। अब इसमें हमारी क्या गलती थी? देखो, जिस टाइम पे हम आजाद हुए 1947 में, उस टाइम पे हमारा केवल जो चाइना से बॉर्डर लग रहा था वो लग रहा था कश्मीर में, क्योंकि बाकी बॉर्डर लग रहा था हमारा तिब्बत के साथ। अब तिब्बत का एनेक्सेशन चाइना ने कर लिया है, तो ऑफ कोर्स हमारा बॉर्डर अब किसके साथ लग गया है? चाइना के साथ लग गया है। आपने 1954 में तिब्बत के एनेक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी हम एक्सेप्ट करते हैं कि तिब्बत का एनेक्सेशन इज लीगल और तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। लेकिन एक चीज आपको उस टाइम जो और करनी चाहिए थी वो ये करनी चाहिए थी, जब आप चाइना को, तिब्बत को चाइना का पार्ट मान रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू हैड टू डिस्कस द बॉर्डर्स विद देम। आपको तभी बैठ के बॉर्डर्स भी डिस्कस करने चाहिए थे बिफोर रिकॉग्नाइजिंग द एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। क्योंकि अगर आप तिब्बत का एनेक्सेशन रिकॉग्नाइज करो, चाइना को जरूरत थी कि अगर मैं रिकॉग्नाइज कर दे रहा हूं तो उसको क्लेम, ग्लोबली क्लेम कर सकता है उस चीज को वो, तो आप कंडीशन डालते हैं कि मैं क्लेम तभी कर सकता हूं जब आप बॉर्डर डिफाइन कर देंगे, डिमार्केट कर देंगे एक्चुअली। तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं, हमने बस तिब्बत के एनेक्सेशन को एक्सेप्ट कर दिया। और इसे बोला जाता है फॉरेन पॉलिसी में नेहरू जी का एक मेजर ब्लंडर था ये, कि बिना बॉर्डर डिस्कस करे आपने तिब्बत के एनेक्सेशन को कैसे एक्सेप्ट किया। इसके अलावा 1962 की वॉर होती है, उसके अगले 30-35 साल तक हमारे बीच में कोई मेजर रिलेशन देखने को मिलता नहीं है। 1993 में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। मतलब बॉर्डर्स पे आप एक दूसरे के साथ पीस मेंटेन करने की बात करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, कोई अगर दिक्कत भी है तो उसे पीसफुल नेगोशिएशंस के थ्रू सुलझाया जाएगा। ये मुझे बॉर्डर एग्रीमेंट देखने को मिला था 1993 में। 1996 में एक और एग्रीमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड अलोंग LAC, अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके अंदर यह बोल दिया गया कि देखो, अगर आपको कोई ट्रूप मूवमेंट करना है मेजर, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दे दो। अगर आप कोई मैप में चेंज कर रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन दे दो। अगर आपको कोई टसल है तो पहले ही उसे नेगोशिएशन से डिस्कस करने की कोशिश करो। आपने देखा होगा गलवान वैली में लोगों ने बंदूक नहीं उठाई, गोलियां नहीं चलाई, लेकिन बुतों से लड़े, घूसों से लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि इस एग्रीमेंट के अराउंड उन्होंने ये बोला कि आप फायर आर्म्स को यूज नहीं करेंगे विद इन अ सर्टेन रीजन ऑफ द बॉर्डर, राइट। अब नंबर ऑफ जो ट्रूप्स रखोगे बॉर्डर पे वो भी लिमिटेड ही रखोगे। तो ये सारी चीजें जो है डिसाइड की गई थी 1996 वाले एग्रीमेंट में, जिससे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जा सके इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को, इंडिया चाइना के बॉर्डर रिलेशंस को। अदर देन दैट, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था 2013 में। 2013 में एक और इंसिडेंट हुआ था अक्साई चीन में जिसे हम बोलते हैं देपसांग वैली इंसिडेंट। उसके बाद ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसमें यह देखने को मिला कि भाई कैसे अगेन सेम चीज वापस बात किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, पीसफुल नेगोशिएशंस होने चाहिए, लड़ना नहीं है। लेकिन देखो, ये डिस्कशन उसके साथ किए जा सकते हैं जो उन डिस्कशंस को माने, उन एग्रीमेंट्स की बातों का ख्याल रखे, उन एग्रीमेंट्स को रेस्पेक्ट करे। चाइना इज नॉट अ कंट्री जो आपके साथ करे हुए एग्रीमेंट्स को रेस्पेक्ट करने वाला है, और वो चीज मुझे बार बार होती हुई दिखती है। क्योंकि इसके बाद वापस मुझे गलवान वैली होता हुआ दिखा, बीच में डोकलाम होता हुआ दिखा, 2022 में फिर तवांग होता हुआ दिखा। तो मल्टीपल इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं कि चाइना जैसी कंट्री के ऊपर भरोसा करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आगे देखते हैं, अगर मेजर स्टैंड ऑफ्स देखे जाए कि इंडिया और चाइना के बीच में मेजर स्टैंड ऑफ्स हुए कब कब हैं, कौन कौन सी मेजर लड़ाइयां हुई हैं, तो सबसे पहले ये तो किसी से नहीं छुपा है, 1962 की इंडो चाइना वॉर एक मेजर धब्बा है हमारे ऊपर। बेसिकली नॉट जस्ट कि हम अच्छे से लड़े, ये नहीं है, बट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। वी नेवर थॉट कि चाइना इतना बड़ा मेजर अटैक हमारे ऊपर कर देगा। तो कहीं ना कहीं वो दूरदर्शी सोच उसमें लैक कर गए हम, और हम हिंदू चीनी भाई भाई वाले पंचशील एग्रीमेंट में खोए रहे और चाइना ने अपना टेरिटोरियल क्लेम कर लिया, राइट। आज की डेट में जो मुझे देखने को मिलता है, तो अक्साई चीन जो एनेक्स किया गया है, जो अभी अभी आपने मैप में देखा, वो 1962 वॉर के बाद ही कर लिया गया था। और LAC का एग्जिस्टेंस भी कब हुआ है? आफ्टर 1962 वॉर ही हुआ है। यूनिलैटरल विड्रॉल भी ले लिया था इन्होंने, लेकिन अक्साई चीन को एनेक्स करने के बाद। उसके बाद 2013 का मुझे देपसांग वैली का इंसिडेंट होता हुआ दिखता है। उसमें भी आपको अक्साई चीन में बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रही है अगेन। 2017 में एक डोकलाम इशू आया। वैसे तो इशू ये भूटान का है, लेकिन डोकलाम इज वेरी क्लोज टू चुम्बी वैली। चुम्बी वैली इज वेरी स्ट्रेटेजिक टू अस। क्यों? क्योंकि वो जो 30 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन स्नैक कॉरिडोर बोलते हैं, जो मुझे कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, अगर वो उसके ऊपर एक्सेस आ जाए चाइना का, तो मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिफीट है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट है वो। तो मैं डोकलाम में चाइना को डोमिनेट नहीं करने दे सकता। और इसी का रीजन था कि हम भूटान के सपोर्ट करने 2017 में भूटान गए।
डोकलाम इशू के लिए कि चाइना यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंडियन पर्सपेक्टिव में भी बढ़ जा रही थी, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 2020 में गलवान वैली क्लैशेस हुए, आपको पता है ये चीज। 2020 में गलवान वैली क्लैशेस में हमारे 20 जवान शहीद हुए, वीर गति प्राप्त हुई उनको। चाइना मानता नहीं है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेस से यह पता चलता है कि उनके 38 to 40 सोल्जर्स उनके भी शहीद हुए हैं अपने देश के लिए। और कहीं ना कहीं चाइना का ये जो गलवान वैली 2020 वाला इशू है, देखो ये कोविड के टाइम पे हुआ था, चाइना से कोविड उठा है, पूरी दुनिया थू थू कर रही थी उस पर, पूरी दुनिया डिमीन कर रही थी उसे। वहां के लोग परेशान थे, इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस थे, वो उन्हें जिससे नंबर्स बाहर ना जाए इसलिए अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि उस टाइम पे लोगों को एक दूसरा डायमेंशन देने के लिए, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जगाने के लिए ऐसा इंसिडेंट कराया गया था भाई चाइना, जिससे थोड़ा सा लोगों का ध्यान भटके, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जागे और गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम क्रिटिसाइज करें। वो सिमिलर चीजें मुझे अगेन तवांग में देखने को मिल रही हैं 2022 के अंदर। तवांग अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो और इस टाइम पे मैं ये भरोसा कर चुका हूं कि चाइना के साथ, चाइना कैन नॉट, इतना ज्यादा इनसिक्योर है वो कि इंडिया का जो राइजिंग स्टेचर है वो उस पर झेल नहीं रहा। अब G20 ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसने ये मैप रिलीज किया है, उसका सिमिलर सा रीजन है, जो टाइमिंग है ना वो बहुत मैटर करती है इस चीज की। आपने एक हफ्ते पहले G20 से क्यों किया मैप रिलीज? फॉर द सोलो रीजन इज कि आप चाहते हैं कि इंडिया का जो राइजिंग स्टेचर है उसे किसी ना किसी तरह नीचे ला सके, किसी ना किसी तरह इंडिया को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब बात उसके हाथ में है नहीं, इंडिया इज गोइंग वेरी फास्ट, वेरी रैपिड, और चाइना को समझना पड़ेगा कि द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद देम इज कोएग्जिस्टेंस। अकेले हमें डोमिनेट करने की वो नहीं सोच सकते। और वी ऑलवेज बिलीव इन कोएग्जिस्टेंस, वी स्टिल बिलीव इन कोएग्जिस्टेंस। हमें किसी का कोई टेरिटरी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी टेरिटरी किसी को नहीं दे सकते, चाहे कोई कितना भी गा गा के, रो रो के, चीख चीख के क्लेम कर ले ऑन द ग्लोबल स्टेज। इसके अलावा अगर हिस्ट्री ऑफ मैकमोहन लाइन देखी जाए, इतिहास अगर मैकमोहन लाइन वो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर लग रहा है उसका अगर इतिहास देखा जाए, तो सबसे पहले देखो हमें ब्रिटिश पीरियड में जाना पड़ेगा, एंग्लो तिब्बत रिलेशंस को थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। 1815 में जब ऑलरेडी गढ़वाल और कुमाऊं रीजन आ चुका था ब्रिटिशर्स के अंदर, तो तिब्बत से उनका बॉर्डर लगना शुरू हुआ। इवेंचुअली अब उनके तिब्बत के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करने थे उन्हें, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वहां थियोक्रेसी चलती थी तिब्बत के अंदर। थियोक्रेसी का मतलब होता है जहां प्रीस्ट रूल कर रहे हैं इन द नेम ऑफ गॉड। तो वहां दलाई लामाज और जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो रूल करते थे उस जगह। तो थियोक्रेसी के साथ वो डील कर नहीं पा रहे थे। इवेंचुअली जब कर्जन का टाइम आया 1899 टू 1905, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स इसलिए इनसिक्योर थे कि कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस तिब्बत के अंदर बढ़ ना जाए और डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन ना हो जाए बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश। तो उन्हें एक ट्रीटी साइन करी, उस ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ल्हासा 1904। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो किंग डायनेस्टी चल रही थी चाइना के अंदर, उन्हें ऐसा लगा ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे हैं ल्हासा के अंदर, तिब्बत के अंदर, और वो जो ट्रीटी साइन की गई थी दैट वर इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश, नॉट इन द फेवर ऑफ तिब्बत। जैसे उन्होंने बोला था वॉर इंडेमनेशन आपको 75 लाख देना फॉर नेक्स्ट 75 ईयर्स, मतलब हर साल आप 1 लाख वॉर इंडेमनेशन दोगे ब्रिटिशर्स को, तो उनके ऊपर कर्जा भी डाल के आ गए आप तिब्बत के ऊपर इन थ्रू दिस 1904 ट्रीटी। तो किंग डायनेस्टी जो है एक खाम रीजन है तिब्बत के अंदर, जो हम बोलते हैं जो साउथ ईस्ट पार्ट है तिब्बत का, ऑटोनोमस रीजन। तिब्बत को 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से जो एक पार्ट है वो खाम रीजन है, वहां मुझे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है किंग डायनेस्टी का। तो फिर अगेन कोशिश की जाती है कि यार बॉर्डर क्रिएट किया जाए इनके बीच में, किसी भी तरीके से ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में एक बॉर्डर बनाया जाए। अब वो बॉर्डर बनाने के लिए 3 पार्टीज टेबल पे बैठती हैं। 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना आ चुकी है, किंग डायनेस्टी खत्म हो चुकी है, तो इस टाइम पे किंग डायनेस्टी नहीं आएगी, इस टाइम पे रिपब्लिक ऑफ चाइना आएगा। बेसिकली जो ताइवान है इस टाइम पे, उनके जो रूलर्स थे जिन्हें 1949 में कम्युनिस्ट चाइना ने भगा दिया टू एन आइलैंड, जिसे आज की डेट में हम चाइनीज ताइपे या फिर ताइवान बोलते हैं, तो उनके जो प्रेजेंट ताइवान है उस टाइम पे वो चाइना पे रूल कर रहे थे। तो रिपब्लिक ऑफ ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो लीडरशिप है वो आई, तिब्बत की लीडरशिप आई, इधर से गए मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन। अब वहां डिस्कशन ये हुआ कि किस तरीके से ये बॉर्डर डिवाइड किया जाना चाहिए। बॉर्डर डिवाइड जब किया गया तो बोला गया जी तिब्बत को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत। और जो आउटर तिब्बत होगा, बेसिकली जो इंडिया की साइड वाला तिब्बत है, उसमें चाइना की सुजरेनिटी रहेगी। सुजरेनिटी का मतलब कि भाई तू बाहर बाहर की चीजें देख, मतलब जो रिलेशंस हैं, अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करेगी,
तिब्बत वाले लोग कैसे जिएंगे, किन चीजों को फॉलो करेंगे, उनकी गवर्नमेंट कैसे चलनी चाहिए, तिब्बत खुद डिसाइड करेगा। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल मैटर है तो तेरी चल सकती है। मतलब इंटरनल मैटर्स कंप्लीटली वुड बी इन द अंडर द हैंड ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट। तो ये जो इनर और आउटर तिब्बत वाला था, तिब्बत ने इस चीज से एक्सेप्ट किया, इसको एक्सेप्ट किया, मैकमोहन ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन चाइना ने इनिशियली तो, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थे उसने इनिशियली तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने साइन करने से मना कर दिया कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि तिब्बत इज नॉट इन दी कंडीशन, वो किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में आ ही नहीं सकता, बिकॉज़ दैट्स द पार्ट ऑफ चाइना। दैट वाज द स्टैंड ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना एज वेल। तो उन्होंने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया, शिमला कन्वेंशन 1914 में जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी आगे बढ़े हम उस कन्वेंशन के साथ, और हमने बॉर्डर को डिवाइड किया, और जो लाइन मार्क डिमार्केट की गई उसको हमने क्या बोला, मैकमोहन लाइन। अब ये जो लाइन डिमार्केट की गई है किस बेसिस पे की गई है, इसका बेसिस है हाईएस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल। देखो, हाईएस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर एक ये रिज है, रिज मतलब एक ऐसा स्टीप स्लोप जो दो नदियों को अलग कर रहा है, तो ये रिज क्या हो जाएगा, ये रिज हो जाएगा एक बॉर्डर दो कंट्रीज के बीच में, जिससे दोनों रिवर्स का वाटरशेड एरिया एक दूसरे के अंदर ना है। इसका वाटरशेड एरिया वुड बी दिस साइड, इसका वाटरशेड एरिया वुड बी दिस साइड। तो इन्होंने हाईएस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल को अपनाया कि जहां मुझे रिज देखने को मिल रहा है बॉर्डर्स पे अरुणाचल और तिब्बत के, उसको इस साइड वाला जो पार्ट है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो जाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसका हो जाएगा, रिज का दूसरी अपर वाला पार्ट वो तिब्बत का हो जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसे एब्सोल्युटली प्योर फॉर्म में लगाया जाता हाईएस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल को, तो जो तवांग वाला रीजन है वो तिब्बत के पास जाना चाहिए था। लेकिन मैकमोहन ने यह सोचा कि अगर तवांग वाला रीजन तिब्बत के हाथ में चला जाता है और इन फ्यूचर वहां चाइना या रशिया किसी भी तरीके से अगर आने की कोशिश करता है, तो जो सदर्न वैलीज हैं, बेसिकली किन की बात कर रहा हूं मैं, पहुंचते एक बार उस मैप पे। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज तवांग रीजन। अगर हाईएस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल लगता तो ये भी तिब्बत के पास ही जाना चाहिए था। लेकिन अगर यहां एक्सेस बढ़ जा रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं जो सदर्न वैलीज है ना, जो ब्रह्मपुत्र वैलीज है, आसाम वैलीज है, वहां भी उनका रीच बढ़ता हुआ दिखेगा मुझे, और इसका एविडेंस मुझे 1962 वॉर में मिल चुका है। तो अपनी सिक्योरिटी के चक्कर में ब्रिटिश इंडिया ने तवांग को फिर भी अपने अंडर ही रखा। उस टाइम पे भी चाइनीज एज वेल एज तिब्बतन्स वर नॉट हैप्पी विद दिस, लेकिन ये एग्रीमेंट हो गया था, तिब्बत ने साइन कर दिया था। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट है, जो कमिटमेंट था, दैट वाज दिस वुड बी द मैकमोहन लाइन, राइट। अब आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आ गया होगा अब तक। अगर मैं ये देख रहा हूं, कौन से पे थे हम, बेसिकली मेजर स्टैंड ऑफ हो चुका है, एंड दिस इज शिमला कन्वेंशन 1914। तो शिमला कन्वेंशन में हमारी जो मैकमोहन लाइन है वो बन चुकी है। जो प्रिंसिपल यूज किया गया है वो हाईएस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल है। एक रिज को यूज किया गया है जो बेसिकली डिवाइड कर रहा है बॉर्डर्स को। अगर इसे प्योरली लगाया जाता तो तवांग रीजन तिब्बत के हाथ में जाता, लेकिन मैकमोहन ने उसे किसके पास रखा, ब्रिटिश इंडिया के पास रखा। रीजन मैंने आपको बता दिया है। फाइनली पंचशील एग्रीमेंट होता है 1954 में। आपने तिब्बत के एनेक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैकमोहन लाइन को डिस्कस नहीं किया है, जिसकी वजह से एक मेजर इशू भी राइज होता हुआ दिखता है मुझे। इससे पहले 1949 में कम्युनिस्ट चाइना आया, राइट। कम्युनिस्ट चाइना ने आते ही डिक्लेयर किया कि ये जो पिछले 100 साल का जो पीरियड था ना, इसमें हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, इसलिए इसके अंदर जितने भी एग्रीमेंट साइन किए गए हम उन्हें मानते ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स जब वो सामने से आपके सामने आके बोल रहा है कि वो लास्ट के कोई भी एग्रीमेंट को नहीं मानता है, तो आपको सबसे पहले इस पंचशील एग्रीमेंट के अंदर ये जो 1914 वाला कन्वेंशन था, इसे डिस्कस करना चाहिए था कि भाई 1914 वाला कन्वेंशन मानते हो तुम या नहीं मानते, मैकमोहन लाइन को मानोगे या फिर नहीं मानोगे। तो अगर वो नहीं मानते तो फिर आपको एग्रीमेंट साइन करना था या नहीं करना था, तब डिसाइड करते। तो आपने बिना बॉर्डर डिस्कस करे वो जो एग्रीमेंट साइन कर लिया, कहीं ना कहीं वो एक मेजर ब्लंडर रहा हमारे लिए। तो आई गेस आप समझ चुके होंगे मैकमोहन लाइन का हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से मैकमोहन लाइन मुझे बनती हुई दिखती है थ्रू द शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914। अब ये जो नया मैप रिलीज किया है चाइना ने, इसके इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इंडिया के ऊपर, इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले तो ये एक चैलेंज है टू द इंडिया सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब मेरा हक, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन। नोबडी एल्स कैन इंटरफेयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन व्हेन आई एम टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, राइट। अगर मेरा वो पार्ट है तो वहां की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, कोई आके मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो क्लेम आप कर रहे हो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में, ये मेरी सोवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे हो, आप जा रहे हो अगेंस्ट द पंचशील एग्रीमेंट। पहले भी गए थे, दोबारा जा रहे हो। इसलिए चाइना जैसी कंट्री पे कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता, और आज उसने दोबारा इस मैप के थ्रू हमारी सोवरेनिटी को क्वेश्चन करने की कोशिश की है, जरूरत की है, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन रीजन के ऊपर। दूसरा,
जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं बिटवीन द डिप्लोमेट्स, बिटवीन द कॉन्सुलर्स या फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में जो मिलिट्री एग्रीमेंट चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं मुझे डिप्लोमेटिक टेंशंस होती हुई दिखेंगी कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैप जो आपने रिलीज किया है, ये जो ड्रामा किया है आपने जस्ट बिफोर द G20, इसकी वजह से डिप्लोमेटिक टेंशंस भी होते हुए दिख सकते हैं। उसके अलावा बाइलेटरल रिलेशंस, चाहे वो मिलिट्री रिलेशंस की बात की जाए, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस की बात की जाए, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से की जाए, चाहे वो कोऑपरेशन पर्सपेक्टिव से की जाए, सारे रिलेशंस आप इंपैक्ट होते हुए देखोगे। देखो, इंडिया इज नॉट समवन जो अब झुक जाएगा। इंडिया हैज लर्न टू स्टैंड अप फॉर इटसेल्फ। इंडिया स्टूड अप मेनी टाइम्स इन द पास्ट 10 years एंड इवन बिफोर दैट, और आज वो स्टेज में है कि उसकी ग्लोबल रेलेवेंस है, दुनिया को जरूरत है उसकी, तो वो बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला है आपके सामने। तो बायलैटरल रिलेशंस तो कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे इसकी वजह से। रीजनल बैलेंस, आप एशिया का पार्ट है, ये दिस इज द एशियन सेंचुरी। जो ये रीजन है, अगर यह इंक्लूसिविटी के साथ आप नहीं चलोगे तो पूरे रीजन में इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। कारण में सिंपल सा एग्जांपल मेरे पास ये है, इंडिया और पाकिस्तान के टसल की वजह से सार्क इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रीजनल बैलेंस था ही नहीं। और कहीं ना कहीं अगर चाइना और इंडिया साथ लेकर नहीं चलते हैं एक दूसरे को, तो आपको रीजनल भी इश्यूज देखने को मिलेंगे, रीजनल टसल्स भी देखने को मिलेंगे, और रीजनल बैलेंस भी बिगड़ता हुआ दिखेगा। और ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक वाला, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक रीजन है आज की डेट में जियोपॉलिटिकली। तो इसमें रीजनल बैलेंस को बिगाड़ने का काम कर रहा है चाइना, अगर ऐसे ऐसे स्टैंड्स और ऐसे ऐसे मेजर्स कंटिन्यू रखता है अपने। आगे देखा जाए इंडिया क्या क्या कर सकता है भाई, इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचे हैं। अब देखो, वॉर इज नेवर द ऑप्शन। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वॉर इज द ऑप्शन, काफी बोला जा सकता है कि अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट की जरूरत है आपको इस चीज के। वॉर कैन नेवर बी द ऑप्शन। सामने वाले का नुकसान, मेरा नुकसान, ग्लोबल। आपने देखा ना, रशिया यूक्रेन में वॉर हुई है, वॉर मेरी है भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इंपैक्ट हुई है उस चीज से। और ये तो मैं इंडिया और चाइना की बात कर रहा हूं, तो जीते हारे कोई भी, इसमें दोनों की ही हार है। अगर इंडिया और चाइना लड़ते हैं तो वो पूरी दुनिया की हार है, तो हमें वॉर की तरफ तो जाना ही नहीं है। जो हार्ड मेजर्स है उनकी तरफ थोड़ा सा पीछे हटना है, उसे दूसरे तरीकों को देखना है किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। मतलब वही बात करेंगे, भाई देख बदतमीजी क्यों कर रहा है, पीसफुल रिजोल्यूशन पे टिका रहे, ना लड़ाई में तेरा फायदा है ना लड़ाई में मेरा फायदा है, तू अपना राइज कर मैं अपना राइज कर रहा हूं, दोनों एक दूसरे का भला सोचते हैं, शायद साथ मिलकर चलेंगे तो और बेटर रहेगा। ऑफकोर्स चाइना इज नॉट द कंट्री जिस पे भरोसा किया जा सके साथ चलने के लिए, लेकिन कोशिश की जाती है। सामने वाला बदतमीज तो हमें तो ठीक रहना चाहिए, वी कैन नॉट स्टूप डाउन टू द लेवल जहां वो ऑलरेडी बैठा है। तो हमें पीसफुल रिजोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग पे फोकस करना चाहिए। अपना जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, इन अक्साई चीन एज वेल एज इन अरुणाचल प्रदेश। आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश से एक्सेसिबिलिटी जो है, जो रीच है अरुणाचल प्रदेश में, वो चाइना की मुझसे ज्यादा बेटर है। जिनजियांग रीजन से लेकर लहासा तक एक रोड जाती है, जो लहासा क्या है, जस्ट अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में है। तो वो जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अरुणाचल प्रदेश से चाइना को, वो काफी बेटर है, राइट। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जो हम कोशिश कर भी रहे हैं, कि हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बोथ इन अक्साई चीन, जो आपको गलवान वैली क्लैशेस दिखे थे, वो भी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में जो रोड बन रही है उसके चक्कर में दिखी थी। इवेंचुअली यहां भी हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कंटिन्यूसली आसाम और अरुणाचल प्रदेश को थ्रू दी डिफरेंट डिफरेंट ब्रिजेस ट्रूप मूवमेंट के लिए हम तैयार कर रहे हैं, हमारा ट्रूप मूवमेंट बेटर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बर्दाश्त नहीं है उसे। तो हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए उस पर कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, कि इन फ्यूचर अगर कभी ट्रूप मूवमेंट की जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए तैयार रहें। 1962 वाली सिचुएशन वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल फोरम्स को यूटिलाइज करना है। क्यों कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स को यूटिलाइज, अकेले तो है नहीं। इंटरनेशनल फोरम्स को यूटिलाइज करेंगे किस लिए, कि भाई देख, एक तो जो तू कर रहा है वो गलत है, कंप्लीटली अगेंस्ट द इंटरनेशनल ऑर्डर, कंप्लीटली अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉस। दूसरी चीज, पीसफुल रिजोल्यूशन कर, अकेले बायलैटरली नहीं करना तो सबके सामने बैठ के कर ले, राइट। डिमीन नहीं करना है, वो एक सेकेंडरी स्टेज है कि अगर वो नहीं मान रहा है तो आप फिर उसे क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि पीसफुल रिजोल्यूशन पे रहें, उसको समझाने की कोशिश करें कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, ना तुझे कुछ फायदा है ना मुझे कुछ फायदा है, और तू कोई नया मैप रिलीज भी कर देगा तो ऐसा तो नहीं है तेरे पास चला जाएगा वो पार्ट। तो ऐसी हरकतें करना ही क्यों है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फिर बायलैटरल रिलेशंस को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेके जा रही हैं या फिर नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही हैं। 30 ये जो चीज दिख रही है आपको, फोर्थ जो रीजन है, फोर्थ इंडिया क्या कर सकता है कि भाई मुझे जो चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर जो मेरी डिपेंडेंस है उसको कम करनी है, जैसे हम बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ काम करना चाहिए मुझे। जितनी भी चीजें हैं जहां मैं चाइना के ऊपर मेरा बहुत मेजर इंपोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है जस्ट आफ्टर यूएस, और उसमें से भी हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। मतलब हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80% इज इंपोर्ट, 20% इज एक्सपोर्ट। टोटल में से अराउंड $120 बिलियन का
ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में। 80% एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिन्हें हम बल्क ड्रग्स भी बोलते हैं, जिनके बिना हमारी फार्मा इंडस्ट्री नीलबटा सन्नाटा है, जीरो है, हम चाइना पे रिलाई करते हैं। सेमीकंडक्टर्स हम चाइना पे रिलाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम चाइना पे रिलाई करते हैं। फर्टिलाइजर्स हम चाइना पे रिलाई करते हैं। और भी 10 चीजें मैं आपको बोल सकता हूं जिस चीज के लिए चाइना पे काफी ज्यादा इंपोर्ट रिलायंस मुझे देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पहले तो चाइना की डिपेंडेंस को खत्म करो। जिस दिन डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी उस दिन कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रेटेजिक स्टैंड भी ले सकते हो अपना। अभी तो आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो कि आप चाह के भी उससे रिलेशन खत्म नहीं कर सकते, ट्रेड रिलेशन, और खत्म करने की नीड भी नहीं है, बट इट नीड टू बी बैलेंस्ड। हमने कुछ किया भी है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स को बनाने की बात करते हैं, उसके अंदर एपीआईज को, बल्क ड्रग्स को बनाने की बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि हम चाइना पे डिपेंडेंस कम करें, अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करें, ट्रेड डिपेंडेंस कम करें, लेकिन इसे और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है। आज वो कुछ स्टैंड दिखा रहा है, वो एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकता है। दैट इज चाइना, दैट इज बेसिकली द चाइना हैज बीन हिस्टोरिकल एंड दैट इज व्हाट चाइना विल बी इन द फ्यूचर एज वेल। लास्ट में रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स, कोई खुश नहीं है चाइना से, एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, चाहे साउथ चाइना सी कंट्रीज की बात करो, चाहे आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करो, चाहे जापान की बात करो, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से परेशान है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप ऐसी कंट्रीज के साथ जो रीजनल आपके रीजन में देखने को मिल रही हैं, और जो ग्लोबल ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जो आपके जैसा ही सोचती हैं, उनके साथ ग्रुपिंग बनाएं। चाइना के ऊपर इंटरनेशनल फोरम से प्रेशर डालना शुरू करें, जो आप कर रहे हो ऐसा चीजें नहीं चल सकती। इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फ्री सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे साउथ चाइना सी में आप अपना क्लेम कर रहे हो, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको इंटरनेशनल ऑर्डर के अंडर ही चलना पड़ेगा, आप अलग से नेता जाके नहीं बन सकते, हर चीज आपकी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं जब ग्लोबल और रीजनल पार्टनरशिप्स में कर पाऊंगा तो शायद बेटर तरीके से मैं टैकल भी कर पाऊंगा चाइनीज पर्सपेक्टिव को। 1 से 2 बोले, 2 से 3, 3 से 4, अगर मेरे पास एक ग्रुप है पूरा सपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर भी एक बेटर प्रेशर डाला जा सकता है, उसे समझाया जा सकता है आसान भाषा में, प्यार से, कि भाई ये बदतमीजी नहीं चलेगी। उसके लिए मुझे लाइक माइंडेड कंट्रीज और ग्लोबल पार्टनरशिप्स की भी जरूरत है, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई गेस चाइना का जो मैप वाला पर्सपेक्टिव है, चाइना का जो बॉर्डर इश्यूज हैं, वो अब क्लियर हो चुके हैं आपके। जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको एग्जाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो।